नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विस में। दर्पण सिविल सर्विस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ का यूनिट 7 का आज हमारा थर्ड टॉपिक है मानव शरीर की संरचना एवं पोषण आहार, जिससे संबंधित 25 क्वेश्चन जो कि ऐप और टेलीग्राम के चैनल में क्वेश्चन के तौर पे अपलोड कर दिए गए थे। इसका डिस्कशन हम यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, मानव शरीर में लौह पुंज किस में है ना। मानव शरीर में लौह पुंज किस में है? तो मानव शरीर में जो है लौह पुंज किस में है? रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। मानव रक्त में पाए जाने वाली हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन होता है ना। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन प्रोटीन हिम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा रहता है, और लाल रंग का लाल रक्त का लाल रंग इसी हिम के कारण हिम की वलय में लौह केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, तो लौह पुंज किस में होता है? रक्त में होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर के हृदय तथा परिसंचरण तंत्र के किस भाग में विऑक्सीजनित रुधिर बहता है? तो किस भाग में बहता है? महाधमनी, बाह्यलिंद, फुफ्फुस, शिरा या फिर महाशिरा। तो महाशिरा में जो है विऑक्सीजनित रुधिर बहता है ना। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो बाएं निलय से शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाती है, और फुफ्फुसी शिरा शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं लिंद में पहुंचाती है, जबकि बाएं लिंद से फेफड़ों में शुद्ध रक्त आकर बाएं निलय में चला जाता है। और महाशिरा जो है हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। तो महाशिरा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? जो मानव का पाचन तंत्र होता है उसमें पाचन की प्रक्रिया किस स्थान से स्टार्ट हो जाती है? तो मुख्य गुहिका से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? मुख्य गुहिका से स्टार्ट हो जाती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, एक तो आहार नाल और दूसरा सहायक पाचक ग्रंथियाँ। जो आहार नाल होता है एक लंबी और सतत नालिका होती है जो मुख से गुदा तक फैली होती है। कहाँ से कहाँ तक? मुख से गुदा तक। और मनुष्य की आहार नाल लगभग 30 फीट लंबी होती है। कितने फीट? 30 फीट लंबी होती है, जो अनेक भागों में बटी रहती है ना। निम्न भागों में बटी रहती है। उसको देखते हैं। एक तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय या फिर आंत। छोटी आंत, बड़ी आंत कह सकते हैं, दोनों आंत है ना। तो इस प्रकार से मुख्य गुहा जो है आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। मनुष्य में पाचन का प्रारंभ भी मुख्य गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। जो मुंह में हमारे लार आती है उसकी सहायता से उसको मथा जाता है, और भोजन में उपस्थित लगभग 30% स्टार्च का पाचन जो है मुख्य गुहा में ही हो जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? तो यकृत का कार्य ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, यह यकृत का कार्य है। यूरिया का उत्पादन भी यकृत का कार्य है। मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रुधिर कोशिकाओं का विनाश करना भी यकृत का काम है। जबकि खाद्य का और अजीर्ण आहार में से जल के आधिक्य का अवशोषण करना, यह जो है यकृत का काम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। यह तो सभी जानते हैं। यकृत के मुख्य कार्य जो है कौन कौन से हैं? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखना है ना, बाइल जूस एवं यूरिया का संश्लेषण करना, कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करना, एंजाइमों का स्रावण करना, हैपरन का स्रावण करना, और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए जो है आयरन का स्टोर करना। बड़ी आंत कोई एंजाइम का स्त्राव नहीं करती। इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना होता है, जहां जल के एवं कुछ खनिजों का अवशोषण होता है। ठीक है, जल एवं कुछ खनिजों का अवशोषण होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त में बिम्बाणु किसके लिए आवश्यक होते हैं? सबसे पहली बात तो बिम्बाणु क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नया वर्ड आ गया है ना। तो बिम्बाणु प्लेटलेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रक्त में पाई जाने वाली प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहा जाता है। ऑक्सीजन वहन, कार्बन डाइऑक्साइड वहन, रक्त का थक्का बनाने की शुरुआत करना, या फिर यूरिया के निम्नीकरण की शुरुआत करना। तो जो बिम्बाणु प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त के थक्का बनाने की शुरुआत करना काम होता है ना। यह अत्यंत ही सूक्ष्म और रंगहीन होते हैं।
इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये रुधिर स्कंदन और रक्त वाहिनियों की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पित्तरस के द्वारा किया जाता है ना। अमाशय जो है प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है और अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियाँ, कौन सा जठर रस, जठर ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है, जो अत्यधिक ही अम्लीय होता है। जठर रस कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, अमाशय से बाहर आने वाले अर्धपचित अम्लीय खाद्य का उदासीनीकरण पित्तरस के द्वारा किया जाता है। पित्तरस गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव्य होता है, जबकि पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय द्रव्य होता है, जो यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। पित्तरस कहाँ से स्त्रावित होता है? यकृत से, एवं पित्ताशय में संचित हो जाता है। स्त्रावित यकृत से होता है और पित्ताशय में संचित हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? पित्तरस। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ जाता है? बाएं अलिंद में जाता है। कहाँ पर जाता है? बाएं अलिंद में जाता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें से 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर पाए जाते हैं, जिन्हें आलिंद कहते हैं, और 2 कक्ष बड़े होते हैं और नीचे पाए जाते हैं, जो निलय कहलाते हैं ना। बाएं अलिंद से फेफड़े में शुद्ध रक्त आकर बाएं निलय में जाता है। देखो, पहले बाएं अलिंद में रक्त जो है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकर बाएं निलय में जाता है और फिर बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो सबसे पहले कहाँ जाता है? बायां अलिंद में जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21% तथा 16.4% है ना। हम जिस वायु का अंतःश्वसन तथा उच्छ्वासन करते हैं वह गैसों का एक मिश्रण होती है। अतः जो श्वसित वायु में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है और 0.04% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जबकि उच्छ्वासित वायु में जो है 16.4% जो होती है ऑक्सीजन होती है और 4.4 जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाता है 21% और 16.4%। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कथन दिया है यहाँ पे कि श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। एकदम सही बात है, और इसका कारण दिया है कि यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। यह दोनों ही कारण यहाँ पे, कथन भी हमारा सही है ना। कथन व कारण दोनों हमारे सही हो जाते हैं तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है ना। हम अंत श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस क्रम में जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो यहाँ पे व्याख्या, जो कथन की व्याख्या हो रही है वह स्पष्ट कर रहा है कि कथन भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है? जब कोई सामान्य वयस्क व्यक्ति विश्राम कर रहा होता है तो उसकी औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 15 से 18 बार जो है सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है ना। अधिक व्यायाम करने पर यह हो जाती है 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि उच्छ्वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं? बिल्कुल गति नहीं करती। तो उस समय जो पसलियाँ होती हैं हमारे नीचे की ओर गति करती हैं, है ना। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ किस ओर गति करती हैं? नीचे की ओर गति करती हैं। श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम जो है नीचे की ओर गति करता है। और उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर और डायफ्राम ऊपर की ओर पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पे उल्टा चलता है। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC है ना, वाइट ब्लड सेल्स तथा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? तो ये है जो वाइट ब्लड सेल का काम रहता है रोगाणुओं को नष्ट करना। इनका क्या काम रहता है? रोगाणुओं का विनाश करना या नष्ट करना इनका
मेन काम होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि रक्त की तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त कोशिकाएं इसमें तैरती रहती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ये कणिकाएं जो है 3 प्रकार की होती हैं, एक तो लाल होती हैं, दूसरी श्वेत होती हैं और तीसरी होती हैं पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं, है ना। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे शरीर में कुछ रोगाणु जो प्रवेश कर जाते हैं उनका नष्ट करने का काम किसका रहता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का। और जबकि रक्त का थक्का बनाने का काम किसका रहता है? प्लेटलेट्स का काम रहता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की कणिकाएं काम रहती हैं हमें ब्लड में, और तीनों का काम ही अलग अलग होता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि मानव पाचन तंत्र से संबद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पाचन गतिविधियों से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पाचन कार्य मुख्य गुहा से आरंभ होता है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा। ठीक है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में आरंभ होता है, यह बात भी सही है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है, जी नहीं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी जो है मुख्य गुहा से होता है ना। कहाँ से होता है? मुख्य गुहा से, ना कि ग्रास नली से होता है। और जठर रस का स्त्राव आमाशय में होता है। यह तीनों ही बात कही है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है। ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है ना। और कार्बन या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख्य गुहा से आरंभ होता है। उल्लेखनीय है कि आमाशय की भित्ति की आंतरिक सतह पर उपस्थित सांखित और नलिकाकार ग्रंथियों से जठर रस का स्त्रावण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे हमें गलत कथन बताना है। ठीक है, तो पित्ताशय अस्थायी तौर पर पित्त का संचित करता है, एकदम सही बात है। यह बात जो है एकदम सही है ना। पित्तरस कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। और इसका भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। और स्टार्च का जो पाचन है वह पेट से प्रारंभ होता है, जी नहीं। स्टार्च का जो पाचन है वह कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख्य गुहा से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कथन बी जो है केवल 2 जो है यहाँ पे गलत हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देखते हैं कि पित्तरस का स्त्राव यकृत से होता है और यह पित्ताशय में भंडारित होता है, और आगे वसा के पाचन में इसका उपयोग होता है। स्टार्च का पाचन मुख्य गुहा से आरंभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि पित्तरस निर्मित होता है। तो पित्तरस कहाँ से निर्मित होता है? यकृत द्वारा निर्मित होता है। कहाँ से? यकृत द्वारा निर्मित होता है। व्याख्या क्या है इसकी? अधिकांश केस कशेरुकियों में पित्तरस का निर्माण जो है यकृत द्वारा होता है, जबकि छोटी आंत में लिपिड में पाचन में यह सहायक होता है। मनुष्य में यकृत में लगातार पित्त का निर्माण होता है और इसे पित्ताशय में भंडारित या सांद्रित किया जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताइए कि रंसाकुर बड़ी आंत में होता है और क्रमिकार उभार छोटी आंत में होता है। तो यह दोनों ही कथन हमारे यहाँ पे गलत हैं। दोनों ही कथन क्या है? गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि आंत्र रंसाकार जो है छोटे अंगुलनुमा होते हैं, जो कि छोटी आंत को दिनार की वाहिका रेखा से निकली होती हैं। यहाँ कहाँ होते हैं? ये बड़ी आंत में ना होकर छोटी आंत में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? छोटी आंत में होते हैं। और कुमिकार उभार जो है बड़ी आंत में नहीं होकर छोटी आंत में होते हैं। यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है इनको। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे गलत हो जाते हैं। अगला है कि मसूड़ों में रक्त स्त्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव बनने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह किस विटामिन की कमी से होता है? ये सारे लक्षण जो है विटामिन सी की कमी से होते हैं। किस कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी होते हैं। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, सभी जानते हैं ना। कैसा है? घुलनशील है ना। जो कहाँ कहाँ होता है? खट्टे फलों में होता है मोस्टली, है ना, जैसे कि नींबू हो गया, आंवला, टमाटर, पपीता आदि होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है कि विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, जो नींबू वंश के खट्टे फल, आंवला, टमाटर, पपीता, आलू, टमाटर, ब्रोकली, कीवी आदि में पाए जाते हैं। चर्म को स्वस्थ रखने, मतलब हमारी जो त्वचा है उसको स्वस्थ रखने, कालेजन तंतुओं के निर्माण, दांतों के डेंटिन के निर्माण आदि में उपयोगी होता है। शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से मसूड़ों में रक्त स्त्राव, दांतों का गिरना, घाव बनने में देरी आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो सभी लोग विटामिन सी का अधिक से अधिक उपयोग करें।
अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है ना, और अन्य खाद्यों की अपेक्षा वसा उपचयन होने पर अधिकतम ऊर्जा देती है। तो यहाँ पे हमारा केवल दो ही यहाँ पे सही हो जाता है ना, कि कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत नहीं है, और भी स्रोत हैं ऊर्जा के। ठीक है, वसा है, प्रोटीन है ना, बहुत सारे स्रोत हैं। तो यहाँ पे हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं, जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा लेते हैं, प्रोटीन से भी लेते हैं, वसा से भी लेते हैं, विटामिन से भी लेते हैं, है ना। तो प्रति ग्राम वसा की उपचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यह यहाँ पे हमारा कथन जो है बी सही हो जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? तो जो धीमी वृद्धि का होने का जो मेन कारण है वो प्रोटीन की कमी है। क्या है? प्रोटीन की कमी से हमारी वृद्धि क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उनकी वृद्धि जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। ठीक, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है? तो कॉड लीवर तेल जो है मछली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मछली से प्राप्त होने वाला। इसमें विटामिन ए व विटामिन डी की मात्रा प्रचुर होती है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाता है मछली, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खामीर, यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद खामीर तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थ का को जो है बढ़ा देते हैं। यही बेकिंग उद्योग में खमीर का उपयोग का आधार है। इसमें जो है ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि मानव शरीर में, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि मानव शरीर में पोषक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। एकदम सही बात है, दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। और लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। यह बात भी सही है। वसा शरीर के वृद्धि के लिए, प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पे यह बात जो है उल्टी कर दी गई है कि प्रोटीन जो है शरीर में वृद्धि के लिए और ऊर्जा के लिए वसा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारा केवल एक और दो कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं, है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। जब सभी प्रकार का पदार्थ रहेंगे हमारे खाने में तो वह संतुलित आहार कहलाएगा। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां शामिल होती हैं, एक संतुलित आहार है। वहीं दूध अपने आप में जो संतुलित भोजन है। ठीक है, लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जी, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। और वसा एवं शक्कर ऊर्जा के लिए और प्रोटीन जो है शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा कथन 1 और 2 सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड या स्टार्च, शर्करा, है ना। तो इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, क्या बोला गया है? कौन जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो वह अमीनो अम्ल जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं, जबकि स्टार्च और शर्करा में जो है मुख्य कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट ही पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। जो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन होते हैं, या एक प्रकार से प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। रक्त के तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या वही होती है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं तथा पट्टी काणुओं की होती है, मतलब प्लेटलेट्स की होती है। और श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या से अधिक होती है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है ना।
और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या प्लेटलेट्स की संख्या में कम होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है एक ही कथन सही होता है कि लाल रक्त कणिकाएँ जो है यह सर्वाधिक होती हैं, इनकी संख्या जो है सर्वाधिक होती है। यहाँ पे बाकी कथन हमारे असत्य हो जाते हैं। रक्त की कोशिकाएं जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लाल रक्त, श्वेत रक्त और प्लेटलेट्स, है ना। लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्ण के कारण इनका जो है रंग जो रहता है वह लाल होता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि ये केंद्रक विहीन होती हैं जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, और इनका जीवन काल जो है 120 दिनों का होता है। कितना होता है? 120 दिनों का होता है। जबकि श्वेत रक्त कणिकाएं यह केंद्रक युक्त होती हैं, है ना, ये शरीर की रक्षा करती हैं, यह कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती हैं, किंतु इनकी संख्या जो है लाल रक्त कणिकाओं से कम होती है और इनका जीवन काल कितना होता है? 10 से 13 दिनों का होता है। जबकि प्लेटलेट्स ये केंद्रक विहीन होती हैं, या क्या करती हैं? थक्का जमाने का काम करती हैं, जैसे घाव भर जाता शरीर की मरम्मत करती हैं, संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं, ना। प्लेटलेट्स की संख्या जो है श्वेत रक्त कणिकाओं की से अधिक किंतु लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती हैं हमारे। ठीक है, तो हमारा केवल ही केवल सी कथन यहाँ पे सही हो जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में जो है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःप्राद्युतिक जालिका नहीं होती है। एकदम सही बात है, इसमें जो है तीनों नहीं होती, जबकि बाकी ऑप्शन में होती हैं, है ना। न्यूक्लियस होती हैं, सूत्रकणिका होती हैं, लेकिन अंतःप्राद्युतिक जालिका नहीं होती हैं। सूत्रकणिका नहीं होती किंतु अंतःप्राद्युतिक जालिका होती है, लिखा है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। इसमें तीनों ही नहीं होती, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्राद्युतिक जालिका तीनों ही नहीं पाई जाती हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के भी कहा जाता है, जो कशेरुकियों के रुधिर में पाई जाती है। मनुष्य में इनमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्राद्युतिक जालिका नहीं पाई जाती। पुरुष में जो है इनकी औसतन संख्या जो होती है 4.6 से लेकर 6 मिलियन तक, तथा महिलाओं में 4.2 से लेकर 5 मिलियन तक होती हैं। यह शरीर में गैसों का परिवहन का कार्य करती हैं, है ना। तो इस प्रकार से आज हमारा जो टॉपिक था मानव शरीर की संरचना, पोषण एवं आहार, इसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। आपने इसका टेस्ट लगाया होगा और डिस्कस लेने के बाद आपके जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे, है ना। ऐसे ही आप डेली टेस्ट लगाते रहें और यूट्यूब के माध्यम से उसका डिस्कस लेते रहें। बाकी इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर दर्पण सिविल सर्विस के ऐप पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।